सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम प्रकृति में संगीत की अवस्था में, सामंजस्य की अवस्था में और सहयोग की अवस्था में किस प्रकार रहें, प्रकृति में किस व्यवस्था के आधार पर रहें, इसकी चर्चा करेंगे। यह प्रकृति में व्यवस्था के चर्चा का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने प्रकृति की व्यवस्था में रहने के लिए जो हम लोगों ने पैरामीटर तय किए थे, इन चीजों को एक बार पुनः देख लें कि हमारी जो फंडामेंटल डिजायर है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा एम और पर्पज है, वह कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का है। हम जो हमारा फंडामेंटल डिजायर है वह सुख और समृद्धि की निरंतरता में है। हम एक क्षण के लिए दुखी नहीं होना चाहते और हम इसी को प्राप्त करने का हर वक्त प्रयास करते हैं। जब जब भी हम दुख की अवस्था में जाते हैं तो हम दुख की अवस्था से बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाने लगते हैं। यही जो प्रोसेस ऑफ अचीविंग द डिजायर है, एक्शन है, दिस इज कॉल्ड द प्रोग्राम। यही हमको करना है। हमने इस व्यवस्था की कड़ी में सेल्फ वेरिफिकेशन करना शुरू किया और इसको प्रस्ताव के रूप में लिया कि प्रकृति की व्यवस्था को किस प्रकार से समझा जाए और यह है क्या। और इसको करने के लिए हमने इस पर जब कार्य करने की कोशिश की, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया, तो मुझे जो है ऐसा समझते हुए प्रकृति के साथ परस्परता का भाव, समृद्धि का भाव प्राप्त होने की गुंजाइश नजर आई। जहां हम व्यक्ति के साथ सामंजस्य की स्थिति में जब हम रहते हैं, संगीत की अवस्था में रहते हैं, हारमोनी में रहते हैं, सारे उनके अनुभवों को उनको सही समझ के साथ समझते हुए सहज स्वीकृति के भाव के आधार पर रहते हैं, तो हमारे और दूसरे मानव के बीच म्यूचुअल हैप्पीनेस, आपस में दुख का भाव नहीं रहता, सुख का भाव पैदा होता है। और जब हम शेष प्रकृति के साथ यह करते हैं तो हमारे और प्रकृति के अंदर संपन्नता का भाव पैदा होता है। ऐसा मैं एक प्रस्ताव लेके आगे चल रहा हूं। इस प्रस्ताव को हम जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे कि क्या यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है या नहीं। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे, सेल्फ एक्सप्लोर के माध्यम से सेल्फ वेरिफिकेशन भी करेंगे और इस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है प्रकृति की व्यवस्था। इस व्यवस्था को समझने के लिए हमने सहज स्वीकृति को के भाव को एक बार समझा था। सहज स्वीकृति के भाव के साथ हम हारमोनी में एक के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ कैसे रहेंगे, ये कला हम सीख चुके हैं। हमने कहा कि यह प्रोविजन जो है प्रकृति के साथ, एक्जिस्टेंस के साथ भी संभव है। क्या हम सहज स्वीकृति के आधार पे क्या हम प्रकृति के साथ भी रह सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि जिस हारमोनी के साथ मैं स्वयं के साथ, किसी एक मानव के साथ, परिवार में एक से ज्यादा लोगों के साथ, समाज में जब हम रहते हैं तो हम उनके साथ सामंजस्य, हारमोनी में रह पाते हैं। हम देख पाते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा है, जैसा मेरा भाव है वैसा ही दूसरे का भाव है, मेरा उसके साथ सहसंबंध है, को एग्जिस्टेंस में रहता हूं और इसके वो को एग्जिस्टेंस ये हमारा इनहेरेंट क्वालिटी है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम प्रकृति के साथ भी सहसंबंध का इनहेरेंट क्वालिटी है या हम प्रकृति के साथ विरोध, संघर्ष या डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या जो भी थियरियां हैं जीवन की एग्जिस्ट करने की इस प्रकृति में, क्या उस सिद्धांत के आधार पर जीते हैं या जो चीज हम देखने चल रहे हैं
कि जैसा संबंध मेरा मानव के साथ है, क्या वैसा ही संबंध मेरा शेष प्रकृति के साथ है या नहीं। ये देखने की कड़ी में जब हम आगे बढ़े थे तो हमने कहा था, देखा था कि ये प्रकृति जो है इकाइयों का समूह है और ये 4 ऑर्डर का है। जो प्रकृति है इसको देखने के लिए इन 4 ऑर्डरों में हमने कल पिछले लेक्चर में प्राणिक ऑर्डर, फिजिकल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर को देखा था। प्राणिक ऑर्डर प्रकृति में वो व्यवस्था है जिसमें प्राण अवस्था कहते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। फिजिकल ऑर्डर है वो निर्जीव, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस की अवस्था में, ठोस, द्रव और गैसों की अवस्था में रहते हैं। मिट्टी, धातुएं, कंपोजिशन, पहाड़, रेत, रेगिस्तान, ये सब रहते हैं। और दूसरी स्थिति जो हमारी है, एक तीसरा ऑर्डर है, व्यवस्था है जो प्रकृति में जानवरों की, जीव अवस्था, जिसमें पशु और पक्षी आते हैं। और चौथा जो ऑर्डर है, जो सुपर फाइंड ऑर्डर है, वह है ज्ञान ऑर्डर, जो मनुष्य का होता है। हम जो मनुष्य हैं, जो मेरे अंदर सहज शक्ति का भाव है, सही समझ है, इस सही समझ के अनुसार हम दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। हम जान पाते हैं कि जैसे दूसरा है वैसे मैं हूँ, दोनों की आवश्यकताएं एक हैं, दोनों की शरीर की आवश्यकताएं एक है, दोनों के मैं की आवश्यकता एक है। हमारा भी मैं और शरीर अलग है, दूसरे भी व्यक्ति का मैं और शरीर अलग है। इस अवस्था से जब हम सहसंबंध, कोएग्जिस्टेंस का भाव इनको लेने चलते थे, तो इस लेने की कड़ी भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्राणिक ऑर्डर का भी फिजिकल ऑर्डर के साथ संबंध है और एक दूसरे का में परिवर्तन है। और इस परिवर्तन का जब हम इसमें जोड़ देते हैं एनिमल ऑर्डर का, तो भी हम देखते हैं कि सब एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस में है, जैसा कि कल हम लोग इसको देख चुके थे पहले लेक्चर में, कि ये भी एक दूसरे के साथ सहसंबंध की अवस्था में है। और यही नहीं, ये तीनों नहीं, ये तीनों हमारे साथ ज्ञान अवस्था में मनुष्य के साथ सहसंबंधों में है। और इन सारे सहसंबंधों में रहते हुए, सही समझ के साथ, सही अनुभवों के साथ जब हम इनको साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो इस संबंध के साथ परस्पर निर्वहन का भाव पैदा होता है कि हम जीवों के साथ कैसे रहें, हम पेड़ पौधों के साथ कैसे रहें, हम पदार्थ के साथ, ठोस, द्रव और गैसों के साथ कैसे रहें। इनके साथ संबंध में, कोएग्जिस्टेंस में रहने की कला क्या है, कैसे रहें, और ऐसा करते हुए हम परस्पर समृद्धि के भाव में रह सके। जो हमारी मूलभूत फंडामेंटल डिजायर है, उस डिजायर को प्राप्त करके हम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के मोड में जा सके। तो ये जो 4 ऑर्डर है म्यूचुअल फुलफिलिंग का, उसको करने के लिए हमने म्यूचुअल फुलफिलमेंट को एक नए तरीके से देखने की कोशिश किया था। दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज सम ऑफ रिलेटेडनेस एंड फुलफिलमेंट. It is a mathematical expression here given, that is a mutual fulfillment is equal to relatedness plus fulfillment. Here relatedness is directly linked with Hindi word parasparta, whereas fulfillment is linked with पूरकता, कॉम्प्लीमेंट्रिटी। आपस में जो कॉम्प्लीमेंट्री का भाव है, पूरकता का भाव है, ये संपूर्ण, परस्पर, संपूर्ण न कहें, आपस में म्यूचुअल, परस्पर पूरकता का भाव होता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का भाव होता है। यह हमारा किसके साथ है? निर्जीव अवस्था में फिजिकल ऑर्डर के साथ, प्राण अवस्था में पेड़ पौधों के साथ, और जीव अवस्था में पशु पक्षियों के साथ। यह परस्पर पूरकता का भाव कैसे जनरेट होगा, इसको देखने के लिए हम इन तीनों की देखने की प्रक्रिया में कल थे। इन देखने को जो हम आगे चलते हैं, देखने की कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो इनका पहली अवस्था है, ऑर्डर है, वो पदार्थ है। इस पदार्थ की अवस्था में, पदार्थ की अवस्था का बेसिक यूनिट क्या है, यह देखने के चक्कर में हम चलते हैं।
पदार्थ की बेसिक यूनिट है इकाई एटम्स हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। हम जानते हैं कि चार्ल्स डाल्टन द्वारा दी गई यह बेसिक यूनिट जो परमाणु है, इसी का बना हुआ है। इसी परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल्स का। दो विभिन्न प्रकार के एटम्स जब मिलते हैं तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं, और जब ये कंपाउंड विभिन्न स्ट्रक्चर में जुड़ते हैं तो पदार्थों का विभिन्न प्रकार की उनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये डेवलप होते हैं। ये इनकी क्रिया है। जो फिजिकल है स्टेट है, जिसमें इसकी यूनिट है मिट्टी, धातु, जो एटमों की बनी है, और इसमें फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, रचना और विरचना, दो चीज जुड़ते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से संयोग होता है तो पानी होता है, कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जब इसका उल्टा होता है, जैसे पानी है, वाटर है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके H2O बनता है, तो H2O डिकम्पोज होके पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। यह रचना और विरचना का जो संरचना है, यह पदार्थ में चलता रहता है। इसी रचना और विरचना में जब श्वसन आ जाए, रेस्पिरेशन, तब वो क्रोनिक ऑर्डर हो जाता है। इसमें जीव आने की, प्राण आ जाता है, इसमें ग्रोथ होता है। हालांकि ग्रोथ तो इसमें भी होता है मटेरियल ऑर्डर में, फिटकरी को बांध के, या शुगर सोल्यूशन का सेचुरेटेड है, संतृप्त विलयन है, और उसमें शुगर का थोड़ा सा कण लटका दें और कुछ दिन बाद देखेंगे तो शुगर का वो क्रिस्टल जो है बड़ा हो जाएगा। तो बढ़ना तो इसमें भी देखा गया, ग्रोथ तो निर्जीवों में भी है, कहीं कहीं देखा गया, और होता ही है। और बढ़ने की प्रक्रिया तो पेड़ पौधों में होती है, लेकिन जो निर्जीव और प्रेरिक ऑर्डर, प्राण अवस्था के बीच डिफरेंशिएशन है, वो रेस्पिरेशन का है। टू टेक ऑक्सीजन एंड टू एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, टू टेक इन ऑक्सीजन एंड टू टेक आउट एक्सेल आउट एंड एक्सेल इन, दिस इज ऑक्सीजन एंड एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो होता है ये पेड़ों में होता है। अगर इसी में शरीर में अगर वो जो बनता है उसमें सिलेक्शन और टेस्टिंग का गुण आ जाए, चयन और आस्वादन का गुण आ जाए, तब उसमें जीव आ जाता है। पेड़ पौधों में प्राण है लेकिन जीव नहीं है, प्राणिक है, लेकिन जब उसी प्राण में सिलेक्शन और टेस्टिंग का गुण आ जाए, वह चयन और आस्वादन करे, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इतना विवेक कर सके, तो वह जीव अवस्था है, पशु और पक्षी। इसके बाद अगर वही जीव के अंदर इमेजिनेशन, एनालाइजेशन, सिलेक्शन और टेस्टिंग, चित्रण, विश्लेषण, चयन और आस्वादन में, चयन और आस्वाद, चयन करने लगेगा तो उसके दिमाग में चित्र पैदा हो जाए। खाना खाना है, अच्छा कौन सा, मिठाई खानी, रसगुल्ला, अच्छा इस तरह का होगा। कहाँ का खाना है, किसकी दुकान का अच्छा होता है, माँ के हाथ का खाना अच्छा है कि बाजार के हाथ का खाना अच्छा है। जब ये विश्लेषण करने लगे, जब इमेजिनेशन और एनालाइजेशन करें, तब हम जीव जानवरों से अलग हो जाते हैं। और ऐसा मेरे अंदर पोटेंशियल होती है, समझने की क्षमता होती है। जब इसका मतलब मेरे अंदर समझने की प्रक्रिया जागृत हो गई है, इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां तक तो हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। इसको आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि, ध्यान से देखें, जो एक्टिविटी होती है, अभी देखा, ऑर्डर है, यूनिट है, एक्टिविटी है, एक इनेटनेस है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वयं में धारणा, स्वयं में व्यवस्था है, वो क्या है। देखिए जो पदार्थ होता है, निर्जीव होता है, चाहे वो
सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, वो एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टिंग इन रियलिटी एंड इन डेफिनिट ऑर्डर, निश्चित मात्रा में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब जब ये निर्जीव सजीव के क्रम में चलना शुरू होता है, जब निर्जीव का सजीव में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, तो जो ये प्रोनिक ऑर्डर आता है पेड़ पौधों का, तो हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रेस्पिरेशन और खाना अपना बनाना, फोटोसिंथेसिस, यह भी जान लेना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया निर्जीवों में नहीं होती। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कि प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, पानी के साथ मिलकर ग्लूकोज और एनर्जी बनाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ होती है। ये बॉडी को रिपेयर भी करते हैं। रेस्पिरेशन प्लस ग्रोथ की पुष्टि होती है। तो जो ग्रोथ होता है निर्जीवों में, जो मैंने फिटकरी या सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन में शुगर के क्रिस्टल का बड़ा होना, जो वृद्धि होने की बात कहा था, उसका ग्रोथ और ये पेड़ पौधों का ग्रोथ, प्रोनिक ऑर्डर का ग्रोथ, दोनों अलग होता है। ये डेफिनिट ऑर्डर में नहीं है। ग्रोथ होती है इसमें, इसमें कोई आशा निराशा का भाव नहीं होता। कुछ भी जीव नहीं है, प्राण तो है, सांस लेता है, ग्रोथ होता है। कोई गड़बड़ी होती है, कोई घाव लग जाता है, टूट जाता है, तो अपने को रिपेयर करने की कोशिश भी करता है जी। ठीक है। लेकिन इसमें सिलेक्शन और टेस्टिंग नहीं है इसकी ज्यादा। अगर इसी में जीव प्राण एनिमल ऑर्डर आ जाए, सिलेक्शन और टेस्टिंग की क्रिया होती है शरीर में, चयन और आस्वादन होता है शरीर में, तो इसके अंदर मैं पाया जाना शुरू हो जाता है। यहां से मैं, जो बॉडी और मैं, प्रोनिक ऑर्डर में बॉडी है, मैं नहीं है। लेकिन यहां जीव आ जाता है। जब जीव है तो जीने की आशा आ जाती है। विल बी लिव इन इट, मैं में जीने का आशा। जो जीव जंतु है सब जीने चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, सबकी अवस्था है। सिलेक्शन और टेस्टिंग की कैपेबिलिटी है। दे हैव अ पोटेंशियल टू सेलेक्ट एंड टेस्ट। चयन और आस्वादन उनका मैं कर सकता है। ये जो ऑर्डर होता है इनके शरीर में, तो ग्रोथ वगैरह सारी चीजें होती है, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह वगैरह, जो सारी प्रक्रिया हैं ये होती हैं, हार्ट वगैरह सारी चीजें जो ह्यूमन बॉडी में पार्ट होते हैं वो सब होती हैं। लेकिन उसके मय में जीवन की आशा भी होती है। लेकिन जब यही शरीर ज्ञान अवस्था में पहुंच जाता है, जो आदमियों का है, तो उसमें सिलेक्शन, इमेजिंग और एनालाइजिंग, विच इज अदर देन दिस, ये हो जाता है। चित्रण और विश्लेषण, कोई चीज सोच लेता है। देखते हैं हमें जाना है कॉलेज, तो क्लास का चित्र आ जाता है कि मेरा क्लास इस फर्स्ट पीरियड मेरा इस कक्षा में है, मुझे जाना है। घर जाना है, अच्छा माँ को ले जाना है ये चीज, तो माँ का चित्र आ जाता है। बच्चे को ले जाना है तो बच्चे का चित्र आ जाता है। क्या ले जाना है, क्या ले जाऊं, क्या इनके लिए अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इसका मैं विश्लेषण कर सकता हूँ, करता हूँ। लेकिन ऐसा जीवों के पास नहीं होता है, या कुछ जीवों में है तो बहुत नाम मात्र का है, न के बराबर है। जिसमें ऐसा है उनमें ज्ञान का शुरुआत ज्ञान अवस्था की हो जाती है। इसमें चयन, समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जब अंडरस्टैंडिंग की भावना होती है तो उसमें जो इनेट क्वालिटी होती है वो है मैं के अंदर निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा हो जाती है। जब पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड आई हो जाता है मनुष्य के अंदर, तो उसके अंदर सुख की आशा है, अनुभव है,
तो उसका समाधान भी वो खोजने लगता है। राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, यह है उसका क्वालिटी। ये देखने वाली बात होगी। और इनको देखते हुए हम तो इसको देखते हुए हम और जब आगे चलते हैं तो इसमें अस्तित्व इनेट्स क्वालिटी को जब मैंने देख लिया तो आगे चलते हुए हम ये देखते हैं टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आशा है आप सहयोग करेंगे। इनेट्स के बाद इनकी एक इनहेरिटेंस की क्वालिटी आती है। जो पदार्थ है उसमें संगीयता होती है कि जो क्वालिटी है इनहेरिटेंस की क्वालिटी है। निर्जीव में कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है, क्या मिलेगा क्या बनेगा। जो पेड़ पौधे का विकास है वो बीज से होता है। जीवों का जो होता है वो ब्रीड बेस्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मानव में जो आनुषंगिकता है वो जानवरों जैसी नहीं है, सेक्सुअल ब्रीड नहीं है, वो एजुकेशन संस्कार बेस्ड है, शिक्षा संस्कार अनुसंगी है। यही हमको जानवरों से अलग बनाती है। हमारा जो मानव का विकास होता है और उसमें जो गुण जानने, मानव का सही उसको समझने की, निरंतरता में सुख और समृद्धि की भावना में जीने का जो गुण होता है, वह गुण जो है शिक्षा संस्कार बेस्ड है, ब्रीड बेस्ड नहीं है, वंश अनुसंगी नहीं है। शिक्षा संस्कार के द्वारा हम अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, सुख और समृद्धि की भावना को बढ़ा सकते हैं। जानवरों में जैसे माँ बाप हैं उसी तरह का पैदा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा संस्कार के माध्यम से हम लोगों का संस्कार बदल सकते हैं। ये कहने का मतलब है। इन परिस्थितियों में देखें, हम दूसरे जनरेशन में मैं निरंतर में सुखपूर्वक जीऊं और सही फीलिंग के साथ समाधान, जो ज्ञान है हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग का, इसको करते हुए हम जो है शिक्षा संस्कार के माध्यम से दूसरी पीढ़ी को हम सुशिक्षित कर सकते हैं और अपने से बढ़िया बना सकते हैं, स्वयं को भी बढ़िया कर सकते हैं इस ज्ञान के साथ। यह नहीं है कि जैसा बाप वैसा पुत्र, जैसे माँ वैसे बेटा, जैसे बाप वैसे बेटा, ऐसा नहीं है। मानव में, मानव जो है जानवरों से अलग है, उसके पास सिलेक्शन और टेस्टिंग है, उसको अपने मैं के समझने की क्षमता है, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं है। और यही नहीं, और वो सुख और समृद्धि के भाव में जीना चाहता है और इसको पहचानता है, उसका समाधान भी करता है, प्रोग्राम भी बना लेता है कि मैं कैसे जीऊं। वो अपने समझ को बढ़ा सकता है और ऐसा करना उसके अंदर जो है उसका इनहेरिटेंस, उसका पैदाइशी गुण है। शिक्षा संस्कार के माध्यम से वह अपनी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इन चीजों को ट्रांसफर कर सकता है, अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है। ये नेचर जो है इस तरह है कि अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें, सबसे ज्यादा फिजिकल ऑर्डर है ठोस, द्रव, गैस, निर्जीव। यही आधार है जिसपे प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर रहता है, बेस्ड है। इसके बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पेड़ पौधे हैं इस ब्रह्मांड में, या मदर प्लानिट अर्थ पे हम बात करें। पहले हम अपने पृथ्वी, मातृभूमि पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जिसमें माँ पृथ्वी, अर्थ जो है फिजिकल ऑर्डर में सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, और तब उसके ऊपर पेड़ पौधे हैं, फिर इसके ऊपर जीव जंतु हैं, और इस जीव जंतुओं के ऊपर फिजिकल, देन प्राणिक,
देन एनिमल, देन ह्यूमन। सीखिए, मानव जो ह्यूमन ऑर्डर है जो हमारा है वो डिपेंडेंट है इन तीनों पे, फिजिकल पे, प्राणिक पे, एनिमल, निर्जीव अवस्था पे, प्राण अवस्था पे, जीव अवस्था पे। जो मेरी ज्ञान अवस्था है इन तीनों पे है। इसमें एक भी पिलर अगर निकल जाए, एक भी चीज की कमी हो जाए, तो क्या मेरी ज्ञान अवस्था कायदे से रह पाएगी? क्या मानो मानो में ही संबंध है? क्या हमारा जीव अवस्था, प्राण अवस्था और निर्जीव अवस्था का के साथ कोई संबंध नहीं है? देखिए, ध्यान से समझें इस ट्रायंगुलर डायग्राम के माध्यम से कि सबसे ज्यादा हमारा बेस जो पिलर है, जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो निर्जीव अवस्था है। पहाड़, नदी, पठार, मैदान, खनिज, कहाँ कितना पाया जाएगा, क्या होगा, ये सारे की सारी चीजें कहाँ हैं, कहाँ किसकी जरूरत है, किसका दोहन अत्यधिक हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अगर ये बेस न्यू बिगड़ गई तो क्या पेड़ हो पाएगा? क्या सही रूप में पेड़ नहीं है तो क्या एनिमल रह पाएंगे? क्या? और अगर ये सब नहीं है तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? क्या क्या मेरे इनसे संबंध नहीं है? क्या क्या इनके साथ हम परस्पर दुश्मनी के भाव में रहेंगे, काटने के भाव में रह सकते हैं? काट खा जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इनको मारो, उनको मारो, जानवरों को मारो, पेड़ों को मारो, हर जगह कब्जा कर लो, आदमी को मारो, हम ही रह जाएं केवल। क्या है ऐसा? क्या चाहते हैं हम लोग? इस चाहने की कड़ी में देखिए, समझिए, सोचिए, एक बार समझना शुरू करेंगे हम, ध्यान से समझेंगे मेरी बात। जब एक बार हम समझना शुरू करेंगे, ध्यान से सोचेंगे, जरूर इन बातों को समझ में आ जाएगा। और समझ में आने से भी काम नहीं चलेगा, जब हम जीना शुरू करेंगे, इसमें अनुभव करेंगे, तभी तो हम जीना शुरू कर पाएंगे। तभी हम सुख और समृद्धि की निरंतरता की अखंडता जो है समझ पाएंगे। जो हमने न्याय, सत्य और धर्म को समझा है मानव के साथ, वही हम इनके साथ भी स्थापित कर पाएंगे और परस्पर समृद्धि की भावना में रह पाएंगे। इसको देखते हुए एक देखिए, ये जो ऑर्डर है इन ह्यूमन बीइंग इज द बॉडी इज डेफिनेट कंडक्ट। हमारे शरीर का एक निश्चित कंडक्ट है। सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, एक्सप्रेशंस जो आते हैं वो चेहरे पे आ जाते हैं। जो मेरा मैं करवाता है, ये मेरे हमारे मैं का इंस्ट्रूमेंट है हमारा शरीर। जैसा मेरा मैं करता है वैसा ये व्यवहार करता है। इसकी अपनी भी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो निरंतर चलती रहती हैं, जिसको पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। लेकिन जो शरीर का एक डेफिनेट निश्चित कंडक्ट है, व्यवहार है। लेकिन जो मेरा मैं है वह एज्यूमिंग पे चलता है। समस्याओं को और अनिश्चितता का स्रोत क्या है बिना उसके समझे, बिना हानि लाभ जाने, कल्पनाओं में ये मैं चलता रहता है। अब जब कल्पनाओं में जिएंगे, जानेंगे नहीं ये है क्या, इनके साथ संबंधों को नहीं समझ पाएंगे, कैसे मैं जीऊं इन संबंधों के साथ, किस तरह से जी पाऊं मैं, क्या मैं जी पाऊंगा, क्या इनके साथ कैसे संबंध बना पाऊंगा। इन संबंध के बनाने की प्रक्रिया में जब मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं जो हमारी प्री कंडीशनिंग है, जो लोगों ने बता दिया है, जो मैं अंधी दौड़ में विलासिता के चल रहा हूँ, अज्ञानता के भाव में जो हूँ, कभी दुख हो कभी सुख, हम खुश और सुख में अंतर नहीं कर पाए हैं कि सुख क्या है और खुशी क्या है। ये सब सारी चीजों को जब मैं समझ नहीं पाया हूँ,
और तुरंत दुख और समृद्धि, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तमाम तरह की थियरियों में उलझा हुआ हूँ। ऐसा उलझता हुआ मैं कभी सुख की स्थिति में हूँ, कभी दुख की स्थिति में, और जब भी दुख की स्थिति में जाता हूँ तुरंत बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाता हूँ। ऐसा करने के लिए तो डेफिनेट कंडक्ट जो है, ये ऑपरेटिंग ऑन एज्यूमिंग विदाउट नोइंग द सोर्स ऑफ द सोल्यूशन। इसका समाधान क्या है? अगर हम सहज स्वीकृति के भाव को जान जाए, सहज स्वीकृति का भाव क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, और हार्मोनी क्या है, संगीत की अवस्था में रहना क्या है, और ह्यूमन का शिक्षा संस्कार इंश्योर कर ले, तो इन चीजों को समझने और इनके साथ संबंध बनाने और सहसंबंध में रहने की कला हम सीख लेंगे। देखें, करना तो हमें सब इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। फिजिकल ऑर्डर है सॉयल और मेटल्स, प्रॉनिक ऑर्डर है ट्री और प्लांट्स, एनिमल ऑर्डर है एनिमल एंड बर्ड, और ह्यूमन ऑर्डर है ह्यूमन बींग्स, ज्ञान अवस्था। नेचर के साथ ये कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है फ्लो ऑर्डर। There is a relationship of mutual fulfillment among these four orders. इन्हीं चारों ऑर्डरों के बीच, जो फिजिकल ऑर्डर है, प्रॉनिक ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है और ह्यूमन ऑर्डर है, इनके बीच संबंध है, आपस में परस्पर भागीदारी का, पूर्ति का भाव का संबंध है। और इसमें जो पहले तीन हैं, यही तीनों हमारे साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट की भावना में रहते हैं। इन्हीं तीनों के साथ हम जीते हैं। मानव जो है, जो निर्जीव ऑर्डर है, पेड़ पौधों का ऑर्डर है, प्राण की अवस्था है, और जो जीव की अवस्था है, इन्हीं तीनों के साथ संबंधों में जीता है। इनमें से कोई नहीं रहेगा तो क्या संबंधों के साथ जी पाएंगे? क्या कायदे से जीवन हो पाएगा? क्या it is naturally acceptable to human being to be fulfill all four orders, all the orders. इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है, ध्यान तो मेरे पास ही है, इन तीनों की सुरक्षा, संवर्धन, ये अपना इनकी जितनी आवश्यकता है यहाँ रहें। जो हम मार काट में बचे हुए हैं, सारी पृथ्वी हमारी, किसी जीव को रहने नहीं देंगे, पेड़ों को उखाड़ दें, पत्थरों का शहर बना दें, रेगिस्तान बनाए। न एयर प्यूरिफाई है, न पानी प्यूरिफाई है। नदियों की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। गंगा की सफाई पे कितना पैसा खर्च हुआ है हम आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में देख सकते हैं। कितना साफ हुआ ये अभी हम जान जाएं। लेकिन थोड़ा सा न्याय, कोरोना के कारण जो हम लॉकडाउन की स्थिति में आज हैं, क्या गंगा कितना साफ हुई ये देख पाया क्या हमने? जब हम घरों के अंदर हैं तो हम देखें पशु पक्षी कितनी आजादी से बाहर घूम रहे हैं। क्या अनुभव किया कभी हमने? क्या प्रकृति में के टेम्परेचर में बदलाव अनुभव किया क्या हमने? परस्परता में जो मूल भावना है, इसको समझने की जरूरत है, इसको रियलाइज करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि यह हमारा इनहेरेंट है, नेचर हमारे साथ ये चलने वाला नेचर है। नेचर मतलब प्राणावस्था, जीव अवस्था और निर्जीव की अवस्था, ये मेरे साथ चलने वाली है, इनहेरेंट है, बिना इनके नहीं होगा। इन्हीं के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट में के भाव के साथ संबंधों में और समृद्धि के भाव के साथ ही रह पाएंगे। ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करते हुए तब हम नेचर को समझ सकते हैं। आशा है कि मेरा प्रयास ये सफल होगा। आप सुख और समृद्धि की निरंतरता में रहें, और ऐसा रहते हुए अपने अगल बगल पशु पक्षियों, पेड़ पौधों का पूरा ध्यान रखें, ध्यान ही रखें, लोगों को प्रेरित करें
और जो बैलेंस है इकोसिस्टम का वो प्रभावित न हो पाए। इसी विश्वास के साथ नमस्कार।